क्यों ज़रूरी है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति? एक मार्मिक कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी, परंतु दिलों में सच्चा प्यार हो, सच्चाई हो तो अंत सुखद भी हो सकता है। यही संदेश है मेरी आज की कहानी का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। पूरा वीडियो देखें और आखिर में कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने क्या आपके दिल को कहीं स्पर्श किया या नहीं। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आ शालू खिन्न मन से टेरेस पर आकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान, कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई, मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू, उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी तक भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वही रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ न आसपास कोई अच्छा डे केयर है, न ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका कैरियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की ठो तो नहीं रह रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वही शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा था। वही एक राजसी ठाट वाट वाली महिला की पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अभी यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। शालू चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी।
इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाथ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही। मगर शालू ने हाँ कह दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उसका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई, कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर्ग भर आया था। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट को छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालात को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शालू गायत्री देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों न हम इन्हें यहीं रख लें? अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है, बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नजर रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम उन्हें इस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बन घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल भार करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। सुधीर ने सहमति जताई। शालू ने संभलकर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के जमाने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम की उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली और साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती, फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी, खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। शालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ भी मन से न खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चुपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते।
अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। शालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बात करने का समय भी नहीं होता था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज शालू का जन्मदिन था। सुधीर और शालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। भाई अम्मा जी ने शालू की मनपसंद ड्रेसेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से शालू अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी, और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर शालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा ममा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए यह सब किया। शालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और शालू की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार बिटिया। शालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, वही यह एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। शालू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उसका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बची इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए माँ, आप हम सबके लिए पूजनीय हो। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे, कहकर शालू उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। माँ, आप इस घर की मुखिया हो और हम सब आपकी ही संतान हैं। आपको भी यह घर चलाना है। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उसकी घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट दे रही थी, जिस पे लिखा था गायत्री निवास। यदि आपकी आंखें भी इस कहानी को पढ़कर थोड़ी सी भी नम हो गई हो, तो अकेले में 2 मिनट चिंतन करें कि पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी का ध्यान केंद्रित है, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाने में हम बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे बुजुर्ग हमें ये संस्कार दे सकते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को हमसे दूर नहीं करना है। हमें उनके पास 2 पल के लिए बैठ कर के प्यार से बातें करनी है। हमें उनको हमारी ज़रूरत है इस समय। तो दोस्तों, आप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।